हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है प्यारी सी स्माइल के साथ। तो राज एक अनाउंसमेंट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आप देख लेना, आपको एक लिंक मिल जाएगा वहां से। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही सिंपल रहेगा। देखते हैं क्या करना है। इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कोन। राजे थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ईजी टॉपिक रहता है यहाँ पर हमारे पास कि आपको कभी कोई लाइन दे रखी होगी और एक कोन, तो आपने उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। बहुत ही सिंपल रहता है हमारे पास। हमारे पास जो गिवन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो हम इस लाइन यहाँ पर आपके पास ना इक्वल टू समथिंग, इसको इक्वल टू आर रख लेना है। जैसे आप आर रखोगे तो यहाँ से आपके पास एक्स वाले की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल सा काम है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है राजी, वो हमारे पास है एक्स माइनस एक्स वन ओवर एल होती है, और वाई माइनस वाई वन ओवर एम होती है, और जेड माइनस जेड वन ओवर एन होती है। तो इजी हम इसको इक्वल टू आर रखें ना, आप इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकालो, जनरल सा पॉइंट कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एल आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स वन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यदि हम बात करें कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, तो आपके पास उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एल ऑफ आर प्लस एक्स वन आ जाएगा, एम आर प्लस वाई वन आ जाएगा, और एन आर प्लस जेड वन हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट आपके पास रहे, इट डिपेंड अपॉन आपका ना जी एक्स वन वाई वन जेड वन के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है, या फिर आपके रख लो कि यहाँ पर आर के अकॉर्डिंग। यदि आप आर को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट 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 पॉइंट आते चले जाएंगे। अब हमारा काम क्या है कि ये जो लाइन हमारी टच करती है गिवन कोण को, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो आपके पास किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर के लिए राजी, आपके पास कोई ना कोई आर की वैल्यू के लिए आपके पास कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आपके लाइन के ऊपर भी रहेंगे और कोण के ऊपर भी रहेंगे। नाउ दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द कोण। कब करेगा, यदि उसको सेटिस्फाई करेगा। काम क्या आएगा, जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा उठाकर आपने इसको कोण के अंदर पुट कर देना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू इधर, वाई की वैल्यू इधर, जेड की वैल्यू यहाँ पर आपके पास पुट करके सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा आपने कर लेना। तो जैसे आप वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो बहुत सारा हार्डवर्क यहाँ पर रहता है, देखने को बहुत इजी लगता है, लेकिन आपने सारी की सारी ब्रैकेट्स यहाँ पर ओपन कर लेनी है। और ये लोअर क्लासेस का काम रहता है, हम लोग आराम से कर लेंगे, और हमने पहले भी ऐसा बहुत कुछ कर रखा है लोअर क्लासेस के अंदर। तो जब आप इन सभी की ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आपके पास एक आर स्क्वायर वाला मिलेगा। आर स्क्वायर को कॉमन निकालकर उसके जितने भी आपके पास टर्म बचती है वो सारे के सारे फैक्टर लिख लेना। फिर एक आपके पास आर वाली टर्म बचेगी, वहां से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इन्होंने ऐसे इसको पेयरिंग करके रख रखी है कि अंदर एल का ऑप्शन कर लिया, एम का ऑप्शन कर लिया, एन का ऑप्शन कर लिया अलग से, और एक आपके पास विदाउट आर वाली टर्म रह जाएगी। उन सभी को हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लिख लिया, ये हमारे पास होगा। अब डियर जी आपके पास पता क्या रहेगी, जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्वाड्रेटिक इन आर होगी। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर विच गिव अस 2 वैल्यू ऑफ आर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, बिकॉज हमें सब कुछ पता होगा। तो जैसे हम पुट करेंगे आर की, हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे। उन आर की 2 वैल्यूज को हम वापस से राजे किस इक्वेशन के अंदर, इस एरो वाली इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी। सिंपल सा काम है। एक जो भी मैंने अभी क्वेश्चन को आपको जहां पर बोला, इसको ना हम करके देख लेते हैं, ये आर्टिकल हम बाद में करते हैं। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन आपके पास कट द सरफेस, कि ये लाइन कौन कौन पॉइंट के ऊपर आपका कट कर रही है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम खुद से करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि यार आपको जो भी चीज़ इस लेक्चर के अंदर मिले, आप 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो यदि यार आप बिना स्किप करे देखते हो तो आपको 2-3 सम तो पक्के मिल जाएंगे। और ये 2-3 सम का टॉपिक नहीं है, ये आपका कंसेप्ट पक्का करने का काम है कि हम कितना कंसेप्ट यहाँ पर पक्का कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्स है, जहाँ पर 5y स्क्वायर, जहाँ पर हमारे पास दैट स्क्वायर इक्वल टू 0 है, नंबर 1 हमने कर रखा है। और जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज हमारे पास -1 है, y माइनस 12 ओवर 5 है, और z माइनस 7 ओवर आपके पास 5 है, सॉरी 2 है नीचे। इसको इक्वल टू r हमने कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास एनी, इसको आप यदि नंबर 2 कर लेते हो राजे, तो हमने क्या करना होता है, एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 इज, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का आर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 5 के आर आ जाएगा, और प्लस का 12 आ जाएगा, और 2 ऑफ आर आई प्लस का 7 आ जाएगा हमारे पास ये वाला। और अभी हम ये पॉइंट यदि हमारा 1 के अंदर लाई करता तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ इट लाइज, है ना, इफ इट लाइज ऑन 1, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डियर देन हमारे पास आ जाएगा 11। आपके पास है पहला पॉइंट माइनस आर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू, फिर माइनस के 5, और हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 5r प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमारे पास 2r प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये इसको उठाए रखा। यहाँ पर हमारे पास r स्क्वायर आ जाएगा, 1 आ गया, और हमारे पास प्लस के 2 ऑफ r आ जाएंगे। इधर से माइनस का 5 आ गया, इधर से 25 r स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस हमारे पास 144 मिल जाएगा, और आपके पास जहाँ पर मिल जाएगा 10 और 120, है ना, आपको 120 r मिल जाएंगे।
और फिर प्लस हमारे पास यहाँ पर 4r² आ जाएगा, प्लस के 49 आ जाएगी, और यहाँ से 28 ऑफ r हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यदि प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11 ऑफ r² आ जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 11 आ जाएगा, यहाँ से 22 ऑफ r आ जाएगा, इधर से हमारे पास 125 r² आ जाएगा, इधर से हमारे पास माइनस के 20 आ रहे, फिर 22 आ जाएगा, फिर 7 आपको मिल जाएगा, और इधर से माइनस हमारे पास 600 मिल जाएगा, प्लस 4r² आ जाएगा, प्लस के 49 और प्लस का 28 ऑफ r इज इक्वल टू 0 है। तो ये पूरी इक्वेशन बनाने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन बनेगी, यदि हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो आपके यहाँ पर 11r² है, और यहाँ पर माइनस के 120, और यहाँ पर आपको प्लस मिल रहा है तो 15, तो आपके पास टोटल माइनस का 110r² मिलेगा, और सिंपल आर ये हमारे पास 22 ऑफ r है, इधर से आपका 28 है, 22 और 28 यदि आप इन दोनों को ऐड करते रहे आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, हम एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर आपके पास ना ये जो 120 आपने लिख रखा है इसके साथ r भी आना था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास r भी आना था, तो ये आपको प्रॉपर मिलेगा -550 ऑफ r मिलेगा। और कांस्टेंट की बात करते तो आपके पास यहाँ पर 760 मिल रहा है, यहाँ पर 79 मिला, तो ये आपका 60 आ गया, तो आपके पास 660 आपके पास आ जाएगा। माइनस कॉमन निकाल सकते हो अब यहाँ से, माइनस के 110 कॉमन निकालेंगे तो r² आ जाएगा, जहाँ पर ये 5 पर आ जाएगा, जहाँ पर प्लस 6 पर आपका इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो आपका r² प्लस इसको आप 3r लिख सकते हो, प्लस 2r लिख सकते हो, प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। यहाँ से आपका r कॉमन आ गया तो r+3 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो r+3 आ जाएगा। और ये डियर यहाँ से फैक्टराइजेशन हमने कर रखी है, तो r+3 हमारा कॉमन आ गया, इंटू r+2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो r की वैल्यू जा तो आपके पास -3 होगी, या फिर r की वैल्यू आपके पास -2 होगी। तो डियर r की जो वैल्यूज आपने गिवन पॉइंट के अंदर पुट करनी है, तो देयरफॉर आपके पास जो पॉइंट होगा, देयरफॉर पॉइंट्स आप बोलेंगे, पॉइंट्स आर आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आप लिख सकते हो, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट आपने खुद से पुट करने हैं। तो ये r की वैल्यू जो आप -3 रह जाए यहाँ पर पुट कर देना, r की वैल्यू एक बार -3 पुट कर देना इसके अंदर। ठीक है, तो फिर आंसर आ जाएगा, एक बार r की वैल्यू -2 पुट कर देना, आपके पास दो पर्टिकुलर आंसर आ जाएंगे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा आपने करा, हम देखो आर्टिकल करा, एक सिंपल सी लाइन दे रखी होगी, कोई भी आपको सरफेस दे रखा होगा, दोनों के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना, तो कैसे कर रहे हैं, लाइन के ऊपर से पॉइंट निकाला, सरफेस के अंदर पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक बनी है, सिंपल फैक्टराइजेशन के साथ ये हमारा हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी जो राजी आपके पास नेक्स्ट वाला मिल रहा है, दैट इज वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, उसको ध्यान से समझना है, वो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल का प्रूफ आ सकता है एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की बात करें, कि यदि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, किसी पॉइंट x1 y z 1 के ऊपर निकालना, जो कि ऑफ द कोण आपके पास आ रहा है। ये आपके पास कोण की इक्वेशन है, होमोजेनियस इन x y z, तो इसका वर्टेक्स आपका रीजन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इस कोण के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट फंडना है, उस पॉइंट के ऊपर आपको एक टेंजेंट प्लेन बनाना है। ठीक है, एक टेंजेंट प्लेन अब कैसे निकाल सकते हो, यदि आप टेंजेंट प्लेन बनाना चाहते हो, थोड़ा सा यदि मैं आपको थोड़ा सा भी आइडिया देने की कोशिश करूं, मान लो कि हमारे पास ये एक प्लेन है। ठीक है, ये इसका कोई सरफेस है जहां से आपका ये कोण निकल रहा है। अब आपको लगता और ऐसा रहा होगा कि ये आपका जो प्लेन है वो आपके टेंजेंट को कट कर रहा है, लेकिन ये कट नहीं कर रहा, लाइक ये मैंने इसका वर्टेक्स के ऊपर रख रखा है। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो हमारे पास है, ये हमारा प्लेन है और ये आपका एक कोण है, तो कोण किसी पॉइंट के ऊपर ऐसे टच कर सकता है। ये आपका कोण है, कोण ये आपका ऐसे भी टच कर सकता है, जैसे ये वाला कोई भी पोर्शन आप यहाँ से उठा लो, ये आपके प्लेन को टच करके जा सकता है। तो ये आपका प्लेन है, किसी तरह से भी इसको टच कर सकता है, ऐसे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वो चीज हम कर रहे हैं। अब जब आपका प्लेन टच करेगा, जब भी आपका कोण इसको टच करेगा, तो यहाँ पर एक लाइन होगी, तो वो लाइन को भी टच करेगा। तो जितनी भी लाइन इसके अंदर आ रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर से पास करने वाली, पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर से पास करने वाली, वो हमें यहाँ पर हेल्प करेंगी। तो करना क्या हमने, सिंपल सर आज आपका फंडा देखो क्या होगा। इक्वेशन ऑफ कोण हमारे पास दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। हम क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लेंगे और इसके अंदर से पास करते हुए एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मैंने एक लाइन मान लेता हूँ कि जो कि मेरे पास यहाँ पर x1 y1 और z1 से पास करी, और इसके डायरेक्शन रेशियो मानकर चलता है l m और n मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन जो कि आपकी x1 y1 z1 से पास करेगी और उसके डायरेक्शन रेशियो एल एम एन, तो हमारे पास ये आ जाएगी x माइनस x1 ओवर एल, y माइनस y1 ओवर एन, z माइनस z1। तो जैसे पहला काम करा था, सेम टू सेम हमने इसके ऊपर एक पॉइंट उठा लेना, और वो पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपका लाइन के ऊपर, जो कि प्लेन के अंदर आ रही है, और एज वेल एज आपका कोण के अंदर भी जाएगा। तो हमने क्या करना, उस पॉइंट को पुट करवा दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आपके पास राजी इसको सॉल्व करना, सिंपलीफाई बहुत ध्यान से करना। आपके पास क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर आ जाएगी, इस चीज को ध्यान से देखना, आपके पास क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर हो जाएगी। ये सारे का सारा आर्टिकल आप सोच से करेंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो माइंड के अंदर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ।
इतना तो सारे बच्चे कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक कि हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इन आर के अंदर फॉर्म कर लिया। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इन आर हो जाता है उसके बाद देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, जहां से मेन काम स्टार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर गिविंग टू वैल्यू ऑफ आर। आर की हमारे पास 2 वैल्यू मिल जाएगी हमें। लेकिन राजे जो आपका ना पॉइंट जो आपने पकड़ रखा है x1 y1 जी वाला पॉइंट, राजे जी आपका प्लेन के ऊपर तो आता है, साथ के साथ ये आपका पॉइंट जो है ना ये प्लेन सॉरी कोण के ऊपर भी लाई करा। तो आपने इस पॉइंट को जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कोण, वहां पर पुट करवा के देखना कि हमारे पास क्या बनकर आता है। जैसे अब यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका x की जगह x1 आ जाएगा, यहाँ पर y1 आ जाएगा, z1 आ जाएगा, y1 z1 आ जाएगा, आपका z1 x1 आ जाएगा और x1 y1, और जी इज इक्वल टू 0। दैट इज अ मेन टास्क, जी हमारा इक्वल टू 0 है। अभी आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 बन रखी है उसके अंदर यदि आप कांस्टेंट पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यार कांस्टेंट पार्ट का आंसर तो हमारे पास वही बन रहा है ऊपर वाला, और उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये कांस्टेंट पार्ट पूरे का पूरा आपका 0 हो जाएगा। जहां से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात कि जो पॉइंट आपने यहाँ पर निकाल रखे है, ये वाला पॉइंट अपने जैसे इसके अंदर पुट करा हमारी क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर आ गई, और इसका ना जो थर्ड वाला पोर्शन है जो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो गिवन इक्वेशन के अंदर हम पॉइंट को पुट करते हैं वो वाला पोर्शन बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इन आर थी तो 2 वैल्यू होगी, बिकॉज ये पॉइंट हमारा कॉमन है टेंजेंट प्लेन का एज वेल एज आपका कोण का भी, कोण को सेटिस्फाई करेगा। जैसे करेगा तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाता है यदि आप उसको पुट करते हो, तो ये वाला पार्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब ये पार्ट खत्म होने के बाद आपके पास क्या बचेगा राजे, आपका आर स्क्वायर बचना है, साथ में कुछ है जहां पर 2 आर बचना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, इधर देखना ध्यान से। यदि आपके पास कोई भी यदि आप इक्वेशन लिखते हो, जैसे आपके मानकर चलते कि हमारे पास ए आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर बी ऑफ आर प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अभी हमारे पास सी तो 0 बन रहा है कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी ए आर स्क्वायर प्लस बी आर इज इक्वल टू 0। जहां से आप आराम से आर कॉमन निकाल पाएंगे तो आपको ए आर प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिलेगी। जहां से एक वैल्यू आपकी आर की 0 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास ए आर प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आर की एक वैल्यू तो 0 है, लेकिन दूसरी वैल्यू जो आपके पास ए आर इज इक्वल टू माइनस बी होगा। आर की एक वैल्यू 0 होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास आर की होगी माइनस बी ओवर ए। अब ध्यान से देखना, अब बच्चों पार्टी एक काम देखना, आर की यदि आप 2 डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हो, यदि आप आर की डिफरेंट 2 वैल्यूज ले रहे हो तो इसका मतलब पता क्या होगा, जब आप इस प्लेन को टच करवा रहे हैं यहाँ पर, यदि हमारा टच करेगा तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा खाली एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लेकिन यदि आपका प्लेन कट कर रहा है आपके कोण को तो वहां पर आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब यदि हम आर की 2 वैल्यू अलग अलग कंसीडर करते हैं फिर तो हमारे पास वो लाइन आपकी टेंजेंट लाइन नहीं होगी, फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, वो कट करके आगे निकल जाएगी। लेकिन हमारे केस के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी वो लाइन है वो सिर्फ टच करे, तो टच का मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए जिसके ऊपर प्लेन और जो आपका कोण है वो टच कर रहा है। तो वो क्या होता है, इसका मतलब जो हमारे पास तो क्वाड्रेटिक बन रही है लेकिन हमें तो एक पॉइंट चाहिए। तो यार सिंपल है ना, क्वाड्रेटिक है तो आपकी आर की दोनों वैल्यू आप सेम कर दो। यदि आर की दोनों वैल्यू सेम आएगी इसका मतलब आपको खाली एक पॉइंट मिलेगा, और दोनों वैल्यू सेम का मतलब या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। अभी हमारे पास एक पक्का तो कन्फर्म है कि जैसे आपका जिस सी की वैल्यू आपकी रहे 0 हुई, बिकॉज सी तो आपका 0 हो रहा है ना, ये तो आपका खत्म हो रहा है पक्का पता। और ये क्वेश्चन आपके पास बन रही है, ये क्वेश्चन हमारे पास बन रही है, आर इज इक्वल टू 0 आपका पक्का 100% है ही है। लेकिन अभी दूसरी आर की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी बी के ऊपर, बी और ए के ऊपर डिपेंड करती है। एक आर की वैल्यू आपकी 100% नहीं 1000% आपको अभी कंफर्म है कि ये हमारी 0 है, और हम चाहते हैं कि हमारा टेंजेंट प्लेन बनाना चाहते तो टेंजेंट पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट होना। तो हमारे पास क्या होगा, दूसरी आर की वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए, मीन आर की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक तो 0 है तो इसका मतलब दूसरी आर की वैल्यू को भी 0 होना पड़ना है। अब इसका मतलब माइनस ए ओवर बी का आंसर 0 आएगा। राजे नीचे वाला जो ए है वो तो 0 हो नहीं सकता, उसको छोड़ दे, उसको मतलब बी को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका बी को 0 होना पड़ेगा। अब बी को 0 होने के लिए बी है कि एक्चुअल के अंदर हमारे पास बी होता क्या, बी हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ आर होता है वो उसका कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या रहेगा, यदि हम इस पूरी चीज को देखते हैं स्टडी करते तो हमारे पास ये निकल कर आएगा कि हमारे पास यदि वो पॉइंट आपका सेटिस्फाई करता है कोण को, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यदि हम टेंजेंट लाइन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ आर की सेम वैल्यू आनी चाहिए, दोनों के दोनों। एक वैल्यू 0 तो दूसरी वैल्यू भी 0। अब दूसरी वैल्यू 0 आपके पास तब आएगी यदि आपका बी 0 होगा, अदरवाइज बी 0 नहीं हो तो फिर यदि आर की दूसरी वैल्यू आपके पास एक डिफरेंट आएगी। अभी आप आर्टिकल के पास आ जाओ, वहां पर सारी की सारी लाइन आपको समझ लग जाएगी। आई थिंक इससे पहले जो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अभी आई थिंक ये सारी चीजें हमें समझ लग जाएगी। हमें जैसे इसको 0 पुट करा ना तो इन्होंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वहां से एक रूट हमारा 0 आ जाएगा। कैसे आ गया वो मैंने बता दिया। अब यहां पर लिख रखा है कि इफ द लाइन टचेस द कोन, लाइन टच करे तो आपके पास दूसरा रूट भी 0 होना चाहिए,
और दूसरा रीड जीरो का मतलब क्या रहता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ आर जीरो है। और सर जी आपने तो बोला था बी, अरे हाँ बी ही तो कोफिशिएंट ऑफ आर है, मैंने भी तो यही बोला था कि आर का कोफिशिएंट आपका जीरो होना चाहिए, और उन्होंने भी यही लिख रखा है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ आर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यदि आप ये सारी बातें यहाँ पर करें। अब आर का जो कोफिशिएंट आ रहा है आप बात करोगे, आर का कोफिशिएंट आपके पास क्या मिल रहा है, आपको ये वाला पोर्शन है, आपने इस पूरे पोर्शन को उठाना है, विद आप टू भी साथ में उठा सकते हो, टू भी आप उठा सकते हो, लेकिन टू तो फिर बाद में जीरो हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर आप छोड़ सकते हो कॉमन चीज को। जब आप लिख रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ आर जीरो है, तो वहां से आपके पास ये वाली इक्वेशन निकलकर बने आएगी। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ चुकी है। रजे यहाँ पर आपको ए एच जी सब कुछ पता है, आपको x1 y1 z पता है, लेकिन आपने एल एम एन हमने खुद की एजम्पशन करी थी जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे। तो जो चीज आपकी खुद की एजम्पशन, आपको फाइनल रिजल्ट के अंदर उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको एल एम एन को एलिमिनेट करना है। तो सर जी कैसे कर सकते हैं, ये वेरी सिंपल जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, आप वहां से वैल्यू ले लो इसकी। तो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था कि आप क्या कर सकते हो, एल की वैल्यू को लेट कर सकते हैं x माइनस एक्स-1, बिकॉज इसके प्रोपोर्शनल है। वैसे तो हम इसको इक्वल टू आर करके कंसीडर करते होते हैं, लेकिन फिर वो आर कॉमन आने के बाद निकल कर खत्म हो जाता है, लेकिन आप इसलिए उसको छोड़ सकते हैं एक स्टेप को। तो आप एल को रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस एक्स-1 के साथ, आप m को रिप्लेस कर सकते हैं y माइनस y1 के साथ, और आप n को रिप्लेस कर सकते हैं z माइनस z1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो जहां पर लिख रखा है कि हमने एलिमिनेट करना है एल एम एन, कहां से 2 और 5 के अंदर। तो यहां पर आपको एल दिख रहा था, वहां पर x माइनस एक्स-1 आ जाएगा, इधर y माइनस y1 आ गया, इधर आपका z माइनस z1 आ जाएगा। जैसे आप इन सभी इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ऐसा रिजल्ट निकलकर सामने बन जाएगा जो कि आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होती है। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, बिकॉज यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर x दिख रहा है, साथ में वैसे ना टेंजेंट प्लेन जो होता है आपका ax हो गया, बी वाई हो गया, सी ऑफ जेड इज इक्वल टू डी होता है, जब आपका कोई भी प्लेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास ऐसी ही इक्वेशंस बन रही है। तो दैट इज द वन आंसर। लेकिन सर जी ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कोई बात नहीं राजी, थोड़ा सिंपल करके आपको एक रूल बता रखा है, आपने उस रूल के ऊपर काम करना है। रूल हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपके पास यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आप लिखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, कहाँ पर सर जी, x1 y1 और z1 के ऊपर देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। आपके पास जो भी इक्वेशन ऑफ कोण होगी राजी, आपने उसके अंदर पता क्या करना, आपने एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करना, अपने वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करना, अपने z स्क्वायर को z इंटू z1 से रिप्लेस करना, ठीक है। और जो राजी आपके पास जैसे ये वाला नंबर आ गया आपका y इंटू जेड आ रहा, आप उसको रिप्लेस करोगे। अब थोड़ा सा ध्यान देखना, इसको आपको रिप्लेस करना होता है y इंटू z1 प्लस z1 इंटू, मतलब एक बार आप z को z1 लेंगे, एक बार आप y1 को लेंगे। यहाँ पर आपका 2zx आ रहा है ना, एक्चुअल कहते हैं आपका 2zx है, तो आप ऐसे सोचो कि यार आप इसको zx प्लस zx लिख रहे हो, और इसके अंदर आप क्या करोगे, z1 कर दो, x को चेंज मत करो, फिर आप z को चेंज मत करो, x1 को चेंज कर दो, आप ऐसे उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और जो राजी आपके पास होते हैं, जैसे ये सिंगल x होती है, सिंगल x को आपने करना होता है हाफ इंटू x प्लस x1 होता है, और सिंगल y को आपने हाफ इंटू वाई प्लस y1, और z को आपने रिप्लेस करना होता है हाफ इंटू z प्लस z1। एक क्वेश्चन जहां से यदि बनता है, मैंने आर्टिकल भी आपको डिस्कस करा, और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सिंगल करने वाला हूँ, फिर बाकी सब आप खुद से ट्राई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यार स्माइल के साथ। आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करना, यदि हम इसके अंदर सक्सेसफुल होते तो यार बहुत बढ़िया रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ द कोन, ये आपका कोन, और हमें पॉइंट दे रखे हैं -3 0 और -1 के ऊपर बात रखी है। तो हम इसको अलग से करके ना, खुद से करके बाद में आंसर मैच करते हैं। खाली एक हो गया तो मान लो सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि हमें दे रखा है 4x² दे रखा है, हमें माइनस का यहाँ पर y दे वाई स्क्वायर दे रखा है, हमें प्लस का 2 ऑफ जेड स्क्वायर दे रखा है, हमें प्लस का 2 ऑफ xy दे रखा है, -3yz दे रखा है, प्लस का 12x दे रखा है, और माइनस का 11y दे रखा है, और प्लस का 6z प्लस 4 दे रखा है। और आपको जो पॉइंट दे रखा है राजी, आपका जो पॉइंट था x1 y1 z1, अभी वो आपको दे रखा है -3 0 -1 है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x इंटू x1 के साथ, आपको वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y इंटू y1 के साथ, आपको z स्क्वायर को रिप्लेस करना है z इंटू z1 के साथ। आपको राजे यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, जैसे ये 2 है, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको जो है ना XY दिख रहा होगा, आप इसको रिप्लेस कर देना हाफ इंटू x इंटू y1, फिर x1 इंटू y के अंदर आप y ऑफ z को रिप्लेस कर देना, हाफ कर देना। मैं यहाँ पर हाफ कर रहा हूँ बिकॉज जो 2 इधर उन्होंने लिख रखा था, मैंने इसको इधर लेकर जा चुका हूँ पहले से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y1 ऑफ z आ जाएगा, फिर आपका y इंटू z1 आ जाएगा, आप साथ में करके देख सकते हो। और ऐसे zx आपका आ जाएगा हाफ इंटू z1x आ जाएगा, प्लस z इंटू x1 आ जाएगा। और जो सिंगल x आपके पास आएगा हाफ इंटू x प्लस x1 आपके पास रहेगा,
सिंगल y आपके पास होती है हाफ इंटू वाई प्लस वाई वन आपके पास होगा, और z इज इक्वल टू हाफ ऑफ z प्लस z1 आपके पास होगा। तो राजी देखो जो आपके पास x1 की वैल्यू -3 आ रही है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, मैं इसको ऊपर वाले को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करना। जैसे हमारा 4x² था, तो मैंने इसको कर दिया x इंटू x1 की वैल्यू -3 या काम खत्म, ठीक है जी, हो गया। फिर माइनस का y² था, उसको हमने y इंटू y1 से रिप्लेस करना था, y हमारे पास 0 है तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया, और साथ में इनके स्क्वायर भी थे। अब स्क्वायर तो आएंगे नहीं आपके पास ना, खत्म हो जाएंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पर चल रहा था प्लस का 2z², और z² हमारे पास रिप्लेस होगा z इंटू z1 के साथ, और z1 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर -1 है, तो ये आपके पास एक चीज़ हो गया, ठीक है। फिर यदि आपके पास आपको मिल रहा है प्लस का 2 मिल रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ पर दिखाना होता है 1/2, हम x को एज इट रख लेंगे, साथ में y1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 आ रहा था। फिर हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -3, साथ में y हम एज इट कैरी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आंसर आ रहा है जैसे कि ये आपका -3yz आ रहा, तो आप -3 को एज इट रखो, 1/2 लगाओ, एक बार y को रहने दो, z1 लिख दो, z1 की वैल्यू आपको -1 मिल रही है, ठीक है सर जी। और एक बार आप y1 को लिखेंगे वो 0 आ जाएगा, पूरा खत्म ही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। y1 की वैल्यू 0 दे रखी है। और फिर आप करोगे, आपके पास डायरेक्ट 12x आ रहा है ना, तो भी आप 12x आ रहा तो इसको आप करोगे 1/2 x प्लस x1 की वैल्यू -3 थी, और उसके बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है राजे आपका -11 है, और इसका 1/2 आ जाएगा आपका y प्लस y1 जो कि 0 हमारे पास आ रही है, और उसके बाद आपको 6z मिल रहा है, तो हमारे पास आएगा 1/2 z प्लस z1, उसकी वैल्यू -1 है, और उसके बाद आपके पास बचता है खाली -4 इज इक्वल टू 0। तो राजे इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 3 लाइन के अंदर मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया। तो आपके पास आ जाएगा जी -12 ऑफ x आ जाएंगे, y वाला तो 0 हो जाएगा, -2 ऑफ z आ जाएगा, इधर से आपका 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -3y आ जाएगा, इधर से माइनस कैंसिल तो प्लस का 3/2 ऑफ y आपके पास आ जाएगा, और फिर आपका 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, और यहाँ से ये 12 है, ये 12 है तो 6 आ जाएगा ना, तो प्लस का 6 ऑफ x आ जाएगा, माइनस के 18 आ गए, इधर से आपका आ गया -11y/2 और 2 3, तो आपके पास 3 ऑफ z -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यदि आप इसको प्रॉपर वे में करना चाहते तो यार हमारे पास आ जाएगा -12x आ जाएंगे। y वाले यदि आप देखेंगे तो एक तो आपका ये वाला y आ जाएगा फ्रैक्शन के अंदर, जो कि आपका मिल रहा है आपको 1y मिल रहा है, और इधर से -2y आ जाएंगे टोटल, और -2z है प्लस का 3xz है, तो आपका प्लस का z भी आ रहेगा, और ये आपका 6x है तो माइनस के आपके पास 6x आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका कांस्टेंट जो मिल रहा है आपको 1, तो माइनस के 17 इज इक्वल टू 0 मिलने चाहिए। तो यदि हम इस इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा जहाँ पर ध्यान से, आपको प्लस का 6x था हमारे पास, माइनस का ठीक है, एक बार चेक करें, इसको चेक कर लेते हैं जी। तो हमारे पास इसका जो आंसर भी हम करें पार्ट 1 की बात करें तो ये सारी वैल्यू चेंज करने के बाद हमारे पास ऐसा ही बना था ना, तो कुछ ऐसा ही था। अब यहाँ पर देखो थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को इनकी, कि यहाँ पर इनका ना माइनस का 12x आ गया, ठीक है ना सर जी, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का 6x इनको मिल रहा है जी आपके पास, ओ सॉरी इधर 11 था, इधर आपके पास ना 11 था, तो हमने यहाँ पर y को लिख रखा है ये वाला लास्ट वाला, जी आपके पास ना लास्ट वाला 11y आना था, 11y/2 -11/2 ऑफ y आपके पास ये आना था लास्ट वाला। तो जहाँ से y वाला थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, x वाला तो मेरे को लगता है सेम ही है। आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, तो -4 तो -7 आने चाहिए, तो हमारे पास आ रहा है -6x -7y आ रहा, और प्लस का हमारे पास z की वैल्यू हमारे पास -z आ रही, और हमारे पास मिल रही है -17, तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा। तो यदि आप इनके अंदर से कुछ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा आपको, जहाँ से 3 आ गया तो माइनस के, तो प्लस का 7y आ जाएगा, और z की वैल्यू देखो यहाँ से z की वैल्यू आपको मिल रही है, z की वैल्यू +3z -2 प्लस का z मिल रहा है, और ये माइनस का z आ जाएगा, और आपको प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका मेन आंसर होगा, ठीक है, इट विल बी योर मेन आंसर, इट विल बी योर मेन आंसर। तो यहाँ पर इन्होंने ना 12x लिख रखा है, जबकि ये प्लस का 6x इसके अंदर सेटिंग करनी जो भूल गए होंगे, तो आपने इसको खुद से कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आपने राजी नेक्स्ट वाली एग्जांपल भी ट्राई करनी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम खाली इतना रखते हैं, 24 मिनट्स का लेक्चर है, हमने 2 आर्टिकल करे और उनसे लेटर हमने एग्जाम्पल करी, तो प्लीज़ आप इस एग्जाम्पल खुद से करना। सिंपल सा रूल मैंने बता दिया, रूल अप्लाई करना, लेकिन वो रूल जब अप्लाई करोगे ना बहुत ध्यान से करना, एक भी छोटी मिस्टेक पूरे का पूरा सम आपका ले डूबेगी, ठीक है।
एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ से होमवर्क के लिए लेकर चलते हैं कि शो दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कोन, ये जो आपको कोन दे रखी है ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन इज। अब यहाँ पर इसने लोकस की बात कर रखी है कि हमें वो लोकस करना है कि शो दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द कोन, जो कि हम ये जो आपका कोन है ना, यदि इसके अंदर आप कॉर्ड ट्राई करते हो, कोई भी कॉर्ड ले लेते हो, ठीक है, कॉर्ड आपके पास आपको पता ही होता है, जैसे ना ये आपके पास एक कॉर्ड होती है, सर्कल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज उसका लोअर फेस ले लेंगे तो आपकी कॉर्ड की तरह काम करेंगे, और जो आप कॉर्ड ले रहे हैं वो आपकी पैरेलल टू दिस लाइन है, उनका लोकस आपके पास क्या होगा, एक अलग से प्लेन बनेगा और वो जे वाला प्लेन बनेगा जो आपने यहाँ पर शो करवाना। सिंपल सी इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेगा, ठीक है। तो यदि जहां पर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कोण आपको दे रखी नंबर 1 है, जहां पर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो हमने लेट करा कि x1y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है विच इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस वन, मतलब ये आपका जो x1 y1 z1 ये आपका मिड पॉइंट उस कॉर्ड का है। कॉर्ड कौन सी रही, कोण 1 के ऊपर आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, उसका आप मिड पॉइंट ले रहे हो x1 y1, लेकिन आपके पास जो आप ले रहे हो ना कॉर्ड, वो आपकी कॉर्ड ड्रॉन पैरेलल टू दिस वन है। यदि इसके पैरेलल आएगी तो आप जब उसकी इक्वेशन लिखेंगे कि वो मिड पॉइंट से पास कर रही है, आपकी कॉर्ड मिड पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल, तो यार उनके डायरेक्शन रेशो सेम आ जाएंगे, तो बस इतना काम करना। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जब आप बनाओगे तो आपकी वो x1 y1 z1 से पास करी, तो ऊपर आपका x माइनस x1 y माइनस y1 z1 आ जाएगा, नीचे आपका एलिमेंट ये हमारा यूज होगा, नंबर 2 आपके पास आ जाएगी। खाली राजी इसके ऊपर से आपने एक पॉइंट उठा लेना है, वो पॉइंट आपने अपने किसके अंदर पुट करना, कोण के अंदर पुट करना। तो जैसे आप कोण के अंदर पुट करेंगे तो डियर आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर बनेगी, जैसे जो आपका आर स्क्वायर में आ गया, जो सिंपल आर में आ गया, और ये आपका कॉन्स्टेंट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ क्या बोल रखा, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, तो आपके पास दो वैल्यूज होंगी, सिंस जो आपका x1 y1 z1 एक मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है, तो राजे वैल्यू ऑफ आर गिवन बाय 3 आर इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगी, ठीक है, बिकॉज वो आपका मिड पॉइंट आपके पास आ रहा। लाइक यदि आप दो पॉइंट के ऊपर आपका कोण टच कर रहा और ये आपका मिड पॉइंट, आपके मिड पॉइंट के अंदर हेल्प से आप पॉइंट बना रहे हो, तो ये जो दो आपको पॉइंट मिलेंगे ना, दोनों के दोनों, इनकी इस पॉइंट से डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, तो मतलब ये इक्वल एंड ऑपोजिट आपके पास आर आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, आर आपके पास कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लाइक इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। लाइक आप यदि आर की वैल्यू एक आपको 2 मिल रही है तो फिर दूसरी आपको -2 मिलनी चाहिए, तभी आपके पॉइंट ऐसे आएंगे कि उनका सेंटर पॉइंट आपका x1 y1 z1 निकलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर गिवन बाय 3 आर इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तो इसका मतलब जो भी इसके दो रूट्स होंगे राजे, जो भी इसके दो रूट्स आएंगे उनका सम ऑफ रूट कितना होगा, आपके पास 0 होगा, सम ऑफ रूट 0 होगा, और साथ में आपके पास कोफिशिएंट, अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपके पास क्या होगा। यदि आपके पास कोई भी आप इक्वेशन लिख लेते हो, जैसे आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हो, मान लो कि अल्फा एंड बीटा आपके पास क्या इनके जीरोस हैं, और आप कह रहे हो कि अल्फा एंड माइनस अल्फा आपके पास इनके जीरोस हैं, तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो सम करके आपका 0 आ गया, लेकिन हमारे पास जो सम होता है वो -b/a आपके पास होता है, जो भी सम ऑफ 0 होता है -b/a 0 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास -b/a 0 आ जाएगा, इसको खत्म कर तो -b 0 आ जाएगा, एक्चुअल के अंदर b 0 आ जाएगा। b का मतलब है आपके पास जो कॉफिशिएंट रहेगा ऑफ x, और हम हमारे केस में क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ r की हम जहाँ पर बात करें, तो आपका कॉफिशिएंट ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 3 होगा 0, उसको आप इक्वल टू 0 करो, और उसके बाद जैसे आप लोकस लेंगे x1 y z1 का, तो आपने सिंपल x y z को x y z से रिप्लेस कर देना। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे आपके पास राजी एक ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, आपने इसको ओपन करना, x को बाहर लिखना है, y को बाहर लिखना है, z को बाहर लिखना। अभी LMN को सर ये लिमिटेड क्यों नहीं करा, अरे लिमिटेड क्यों करना, बिकॉज यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी LMN खुद से दे रखा ना उन्होंने कि इस इक्वेशन के पैरेलल आपके पास आएगी, इसके अंदर हमने खुद से थोड़ा ज्यूम करा था, LMN हमें पहले से दे रखा था, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी, लेकिन इसके अंदर नॉलेज आपको मैं बहुत जहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रखी है, सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट समझिएगा कि यहाँ पर हमारे पास कैसे पता चला कि बिकॉज x1 y z1 मिड पॉइंट था, तो आपके पास जो दो पॉइंट्स मिलेंगे वो राजे इनके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर ही होंगे, कैसे भी ये लाइन हमारे पास रहेगी, तो वहां से आपके पास क्या होगा, जो r हमारे पास क्या है, r इसकी जीरोस है, तो सम ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, 0, सम ऑफ 0 का मतलब होता है -b/a, तो अब b 0 होना चाहिए, तो आपने वही कंडीशन तो जहाँ से पकड़नी थी। तो आज इसकी इस लेक्चर के लिए अंदर आज हम इतना ही कर लेते हैं। होप सो ये लेक्चर आपको समझ में लगा, आप थोड़ा सा स्लो में देख सकते हो, आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो और खुद से जो इनके रिलेटेड समराइज वो आप कर सकते हो। और आने वाले लेक्चर के अंदर हम रेसिप्रोकल कोण की बात करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ रेसिप्रोकल कोण की बात करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर से टॉपिक रहते हैं वो सारे के सारे आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ, गॉड ब्लेस अस, बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है।